नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जब भी हम ये मानने लगते हैं कि भारत की राजनीति अब इवेंट मैनेजमेंट से ही चलेगी, तभी भारत की जनता गलत साबित कर देती है। लगता है वो जिद पर अड़ी हुई है कि लोकतंत्र में राजनीति को प्रबंधन से नहीं चलने देंगे। राजनीति चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ उसके बुनियादी मुद्दों से। आपने राहुल गांधी की खाट सभा की चर्चा शुरू की तो सब खाट को लेकर ही बात करते रहे। किसानों के मुद्दे को मीडिया में कम जगह मिली, शायद इसलिए भी कि मीडिया में भी किसानों के मुद्दे को लेकर ना तो धीरज बचा है, ना ही नेताओं की बातों पर भरोसा कि वाकई ये किसानों के प्रति ईमानदार है। लोकसभा चुनाव के पहले महिलाओं और किसानों के साथ चाय पे चर्चा प्रधानमंत्री मोदी का ब्रांड बन गया। अन्ना आंदोलन के बाद से भारतीय राजनीति में चुनावी रणनीति पर इवेंट की रणनीति हावी होने लगी। सोशल मीडिया के जरिए उस इवेंट को और बड़ा किया जाने लगा। हैशटैग को आंदोलन में बदलकर न्यूज चैनलों पर बहस की जगह बनाई गई, कब्जा किया गया। कहा जाने लगा कि फला नेता या पार्टी के पास टीम नहीं है, टीम से ही नेता पैदा हो सकता है। प्रधानमंत्री ने तो विदेश यात्राओं के समय स्टेडियम को नए मंच के रूप में इस्तेमाल किया, जहां वक्ता और उसकी आवाज को भव्य रूप दिया जा सके। इसलिए राजनीतिक दल भी चुनावी प्रबंधकों की टीम के बगैर चुनाव में जाने से घबराने लगे हैं। राजनीतिक दलों का यह विश्वास गहरा होता जा रहा है कि सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए जो हवा बांधी जाएगी, जनता अपना सवाल छोड़कर उस हवा को कूलर और एयर कंडीशन की हवा समझने लगेगी। लेकिन आज भी राजनीति तय करने का अधिकार और अवसर अभी भी जनता के पास ही है। मीडिया ना हो, राजनीतिक दल उन मुद्दों पर ईमानदार ना रहे, बात ना करें, तब भी जन आंदोलन खड़े हो सकते हैं। गुजरात में जब गौरक्षकों ने दलित युवकों को मारा तो उनके खिलाफ गुस्सा चैनलों की बहस से नहीं भड़का। राजनीतिक दलों को लगा कि मीडिया दिखा नहीं रहा, इसलिए वो ज्यादातर चुप ही रहे, तो जनता चुप नहीं रही। जनता ने, गुजरात के दलितों ने खाट सभा और चाय पे चर्चा से भी आक्रामक आइडिया निकाला और मरी हुई गाय की खाल उतारने से मना कर दिया, गाय को सड़कों पर फेंक दिया। बिना किसी स्थापित नेता के अहमदाबाद और ऊना में लोग जमा हो गए। वही हाल पटेल आंदोलन का भी रहा। जब तक मीडिया की नजर पड़ती, यह आंदोलन आक्रामक हो चुका था। आरक्षण की मांग के साथ साथ इसका एक मुख्य आधार यह भी था कि फीस बहुत महंगी हो गई है और नौकरी जो मिलती है वो फीस के अनुपात में काफी कम सैलरी वाली है। नेताओं और चर्चाकारों ने आरक्षण को तो मुख्य मुद्दा माना, लेकिन बाकी मुद्दों पर सब चुप रह गए। अब महाराष्ट्र में एक ऐसा ही आंदोलन चल रहा है जिसे किसी इवेंट कंपनी ने नहीं रचा है। इस आंदोलन का कोई नेता नहीं है, इस आंदोलन में कोई भाषण नहीं होता, कोई मंच नहीं। लाखों की संख्या में मराठा समाज के लोग निकल रहे हैं और लंबी लंबी रैली करते हैं, घर चले जाते हैं। हम इसी रैली के बारे में बात करेंगे। 14 जुलाई को महाराष्ट्र के कोल्हापुर के रेसिडेंसी क्लब में मराठा समाज से जुड़े कई संगठनों की एक गोलमेज परिषद हो रही थी। तभी 13 जुलाई की एक घटना पहुंचती है कि एक मराठा लड़की के साथ कथित रूप से 3 दलित लड़कों ने बलात्कार किया और उन लड़कों ने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट लगाने की धमकी भी दी थी। इस खबर ने गोलमेज परिषद की दिशा बदल दी। लेकिन उस बैठक में क्या चर्चा हो रही थी? उस बैठक में मराठा समाज के लिए काम करने वाले पूरे प्रदेश से कोई 30 संगठन आए थे, समाजशास्त्री आए थे, इतिहासकार और पत्रकार भी। वहां समाज से जुड़े 20 मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। परिषद को बुलाने वाले बहुजन आंदोलन और फूले शाहू अंबेडकर विचारधारा के लोग भी थे उसमें। इनका मकसद यही था कि मराठा समाज ब्राह्मणवादी कर्मकांडों का असर बढ़ता जा रहा है उसमें। मराठा लोग टीवी के जरिए पॉपुलर होने वाले बाबाओं के प्रभाव में आ रहे हैं, इससे उन्हें बचना चाहिए। इसके अलावा वहां 2 सबसे बड़े मुद्दे थे। एक यह कि आत्महत्या करने वाला 90% किसान मराठा है। गांव से दूसरी जातियां चली गई हैं, मराठा किसान गांव में है लेकिन गांव रहने लायक नहीं। मराठा को वोट लेकर मराठा नेता इन किसानों की समस्या का हल नहीं करते। इसी के साथ मराठा युवाओं का मुद्दा था कि इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य प्रोफेशनल कोर्स की फीस बहुत महंगी हो गई है। ओबीसी और अनुसूचित जाति को फीस माफी और छात्रवृत्ति की सुविधा है। मराठा युवकों के गरीब तबके को भी आर्थिक आधार पर छात्रवृत्ति मिलती है, लेकिन बाकी युवकों को नहीं मिलती। इस कारण ये युवा आरक्षण को दोषी मानने लगे। युवाओं का गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि कोई भी राजनीतिक दल महंगी शिक्षा को आवाज नहीं दे रहा है। अगर यह बात सही है तो गुजरात के पटेल आंदोलन से लेकर महाराष्ट्र के मराठा आंदोलन तक यही बता रहे हैं कि हमारे राजनीतिक दल सिर्फ युवा करते हैं, मगर महंगी शिक्षा और खेती के संकट पर चुप्पी साध जाते हैं। युवाओं का राजनीतिक दलों को छोड़कर सामाजिक संगठनों की तरफ जाना यह बता रहा है कि राजनीतिक दलों में उनका भरोसा कितना कम हुआ है। वो यह मानने लगे हैं कि महंगी फीस पर कोई भी दल या नेता ईमानदार हो ही नहीं सकता। मराठा आंदोलन जरूर आरक्षण मांगने और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के दुरुपयोग को लेकर मुखर है या इसे ही उभार रहा है। इस आंदोलन से जुड़े एक सज्जन से बात की तो उन्होंने बताया कि आंदोलन की तरफ से जो मांग पत्र कलेक्टर को दिए जा रहे हैं
उसमें SC ST एट्रोसिटी एक्ट समाप्त करने की बात नहीं है, दुरुपयोग कम करने की बात है। इन मांगों को और कोपराडी बलात्कार कांड को लेकर अहमदनगर में कोई 10-12 संगठनों ने एक मार्च निकाला। 10,000 के करीब लोग होंगे, उसे मीडिया ने नोटिस नहीं लिया। उसके बाद औरंगाबाद में मार्च निकला, काफी बड़ी संख्या में लोग आए, मीडिया ने दरकिनार कर दिया। लेकिन इस बात को लेकर मराठा समाज गुस्से में आ गया कि लाखों लोगों की रैली हुई और मीडिया ने अनदेखा कर दिया। लिहाजा तय हुआ कि अब मीडिया पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए बात फैलाई जाएगी। जलगांव के मूक मार्च को ड्रोन कैमरे से शूट किया गया, इसलिए आप मूक मार्च से संबंधित जितनी भी तस्वीरें देखेंगे ज्यादातर ऊंचाई से ली गई हैं, वहां भीड़ ज्यादा प्रधान है, संख्या और उसकी ताकत का भाव भरने के लिए। मराठा समाज को लगा कि बिना नेता के भी उनकी रैली हो सकती है। मीडिया चुप रहा, मगर लोग बातें करने लगे। जलगांव के बाद बीड़ और परभनी में भी मूक मोर्चा निकला, जिसमें बड़ी संख्या में लोग आए। औरंगाबाद की रैली में इस आंदोलन की रूपरेखा तय हुई कि कोई नेता मंच पर नहीं जाएगा, होगा भी तो सबसे पीछे चलेगा, भाषण नहीं होगा, नारा नहीं लगेगा। इसके लिए कोई इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी नहीं बुलाई गई, बल्कि लोगों ने आपस में ही विचार विमर्श कर आइडिया बना लिया। यही कि घर से काले टी शर्ट या कपड़े में आना है। अब तो ये टी शर्ट बिकने भी लगी है। 150 से 200 रुपए का टी शर्ट लॉन्च हो गया है। सर पर काले रिबन बांध कर निकलना है ताकि लगे कि विरोध मार्च में आए हैं। सबसे कहा गया कि वे हाथ में भगवा झंडा लेकर आए, शिवाजी से जुड़ा हुआ झंडा। आप कई तस्वीरों में देखेंगे कि मूक मार्च में भगवा झंडे की भरमार है। इन झंडों की तस्वीर खास एंगल से ली गई है ताकि एक ताकतवर समूह होने का संदेश भी जाए। मूक मोर्चा में सिर्फ अधिकृत पोस्टर होता है, कोई अपनी तरफ से बैनर लेकर नहीं जाता है। मोर्चा में कौन कहां होगा ये सब तय किया जाता है। सबसे पहले छात्राएं, उसके बाद महिलाएं, फिर महिला नेता, युवा, पुरुष। पुरुषों में भी क्रम तय है, वकील होंगे, शिक्षक होंगे, इंजीनियर, व्यापारी, फिर राजकीय नेता और स्वच्छता कार्यकर्ता जो कचरे को उठाते हैं और फेंक दूसरे जगह रखते हैं। सबसे आखिर में आयोजक होते हैं। यह मोर्चा खत्म होने के बाद काले कपड़ों में लड़कियां कलेक्टर को अपना मांग पत्र सौंपती हैं। अब तो मूक मोर्चा नाम से पानी का बोतल भी आ गया है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस कह रहे हैं कि आरक्षण के प्रति सरकार गंभीर है, लेकिन मामला अदालत से तय होगा और आरक्षण से आगे भी जाकर समाज की समस्याओं को हल के लिए प्रयासरत है। गांव में वो रोजगार पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आरोप है कि मूक मोर्चा को कांग्रेस और एनसीपी बढ़ावा दे रही है। शरद पवार ने एट्रोसिटी एक्ट समाप्त करने की मांग की है, जिसमें अगर आप दलित के साथ हिंसा करते हैं या कोई अपराध तो 10 साल की सजा हो सकती है। लेकिन इन दलों को भी पता नहीं है कि मूक मोर्चा का राजनीतिक इस्तेमाल कैसे कर लिया जाए। यह बात किसी को समझ नहीं आ रही। क्या यह मोर्चा मराठा समाज और दलित समाज को आमने सामने खड़ा कर देगा एट्रोसिटी एक्ट के सवाल पर? यह सबसे बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र की राजनीति में मूक मोर्चा ने आशंका और कौतूहल दोनों पैदा कर दिया है। भारी बहुजन महासंघ के प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि मूक मोर्चा दलितों के खिलाफ नहीं है, यह उनकी सरकार से अपनी लड़ाई है। मूक मोर्चा के खिलाफ कोई विरोधी मार्च नहीं निकाले। दलितों को इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शुरू में आक्रामक स्टैंड लिया, मगर अब आरपीआई टकराव नहीं चाहती। अठावले और प्रकाश अंबेडकर का कहना है कि SC ST एट्रोसिटी एक्ट समाप्त करने की मांग सही नहीं है और ना होगी, न ये एक्ट होगा। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि कांग्रेस एनसीपी को अगर समस्या है तो एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव संसद में लाकर दिखा दें। बुधवार को नवी मुंबई में भी मूक मोर्चा निकला। सोलापुर में भी बड़ी संख्या में लोग मार्च में आए। हर जगह स्थानीय मराठा समाज ही इसमें शिरकत कर रहा है। मध्य जुलाई से मूक मोर्चा निकल रहा है और अभी अक्टूबर के आखिर तक निकलेगा। पुणे, वाशिम, बुल्ढाना, बारामती, कई जिलों का अपडेट आ गया है। सबसे बड़ा मोर्चा सतारा में निकलने वाला है, जिसे शिवाजी महाराज की राजधानी के रूप में जाना जाता है। एक मराठा लाख मराठा का नारा है। हर जगह भीड़ का टारगेट व्हाट्सएप के जरिए दिया जा रहा है। मराठा समाज पूछ रहा है कि महाराष्ट्र में इतने सालों तक मराठा नेताओं का ही राज रहा, फिर भी उनकी हालत खराब क्यों है? मूक मोर्चा की एक मुख्य मांग यह भी है कि खेती को लेकर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के हिसाब से उन्हें हक मिले, यानी किसान को लागत में 50% जोड़कर मुनाफा दिया जाए। बीजेपी ने लोकसभा में वादा किया था। राहुल गांधी इस मांग को यूपी में उठा रहे हैं, मगर वहां जोर नहीं पकड़ पा रहा है। महाराष्ट्र में सब चुप हैं, लेकिन वहां यह मांग सामाजिक संगठनों के मंच पर जगह पा रही है। चूंकि तय हुआ है कि संगठन की तरफ से कोई नहीं बोलेगा, इसलिए कोई आयोजक बोल ही नहीं रहा। सरकार भी हैरान है कि बात करे तो किससे करे। प्राइम टाइम में 2 सवाल हैं, आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट के सवाल महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन क्या ये भी बड़ा सवाल नहीं है कि जिन मुद्दों पर राजनीतिक दलों को ईमानदार होना चाहिए वो अब सामाजिक मंचों से उठाए जाने लगे हैं?
क्या ये संकेत नहीं है कि राजनीतिक दलों के प्रति जनता का भरोसा कम होता जा रहा है? हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ जेएनयू के असिस्टेंट प्रोफेसर मिलिंद अवार साहब हैं। आप महाराष्ट्र से ही हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं और दलित विषयों से जुड़े मुद्दों पर आपका शोध कार्य रहता है। अभिजीत राणे साहब हैं, अध्यक्ष हैं आप मुंबई अखिल भारतीय मराठा महासंघ के। और निरंजन टाकले साहब हैं, आप विशेष संवाददाता हैं द वीक के। निरंजन जी, पहले मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि ये जो मूक मोर्चा है, मार्च जो निकला है महाराष्ट्र में और अलग अलग जिलों में, इसका विश्लेषण आप कैसे करना चाहेंगे? क्या ये एक राजनीतिक दलों की, हमारे नेताओं की विफलता का भी एक तरह से प्रतीक है? निश्चित रूप से ये राजनीतिक दलों की विफलता का प्रतीक तो है ही, लेकिन इसके थोड़ा इतिहास में अगर जाएंगे तो ये जो समाज है, इस समाज को महाराष्ट्र में अपने आप को और बाकी समाज भी, मराठा समाज को मराठी में जिसे हम कहते हैं लाखाचा पोशिंदा, मतलब लाखों को संभालने वाला, इस तरह से उनके बारे में कहा जाता था। जब तक खेती ये एकमात्र जरिया था उत्पादन का और कमाई करने का, तब तक ये सही था। लेकिन जब खेती के बगैर दूसरे मार्ग उपलब्ध हुए तो बाकी सारे गांव के समाज ये उन मार्गों की तरफ गए और ये मराठा समाज इसी अपने भ्रम में रहा कि मैं मुझ पर जिम्मेदारी है सबको संभालने की, सबको साथ ले जाने की। तो वो इसी भ्रम में रहा, वो खेती उसके पैरों की एक बेड़ी बन गई और इस हालत में वो समझ ही नहीं पाया कि अगले 50 सालों में जो आज का जमींदार था वो कल का एक अल्पभूधारक मार्जिनल फार्मर बन गया। इस दौरान उसका जो हर जगह पे मानभंग हो रहा था, उसका जो अपमान उसको बर्दाश्त करना पड़ रहा था, वो चाहे उसके गांव की विविध कार्यकारी सोसाइटी से जुड़ा या एपीएमसी मार्केट में हो या कोऑपरेटिव बैंक्स में हो, कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज में हो, जहां कहीं भी उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था तो हर जगह पे उसका एक ह्यूमिलिएशन वो फील कर रहा था। और कोपरडी की जो घटना हुई वो उसके मानभंग का एक परमोच्च बिंदु हो गया, जब वो ये सहन नहीं कर पाया कि अब मेरी ये हालत है। दूसरी बात यह है कि पिछले 2-3 महीनों से, मतलब पिछला पूरा साल महाराष्ट्र में अकाल का गया, आत्महत्याओं की परसेंटेज बहुत बड़ी, 3000 से ज्यादा आत्महत्या महाराष्ट्र में हो चुकी। मेजॉरिटी फार्मर्स ये मराठा समाज के हैं। उसके बाद पिछले 2 महीनों से प्याज रस्ते पर फेंका जा रहा है, टमाटर रस्ते पर फेंका जा रहा है और आज क्योंकि उसको भाव नहीं मिल रहा, 1 रुपया किलो, 1.5 रुपया किलो इस किस्म के भाव मिल रहे हैं। अब इस सूरत में प्याज और टमाटर रस्ते पर फेंकने वाला भी आज रस्ते पर आ गया है। तो क्योंकि उसके जो बेसिक सवाल थे उस पर कभी किसी भी सरकार ने इलाज नहीं ढूंढा, हमेशा बीमारी के लक्षणों पर इलाज किया गया, बीमारी पर कभी इलाज नहीं हुआ। जी अभिजीत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोगों के आंदोलन का उसकी मुख्य मांग क्या है? क्या जो निरंजन साहब कह रहे हैं कि खेती का संकट है और उस संकट से बहुत तरह का असर पड़ा है, नेता उस पर केवल बोलते हैं, चुप रह जाते हैं, या ये रिजर्वेशन मेन मांग है आपका और एट्रोसिटीज एक्ट मांग है? निश्चित तौर पर ये जो मोर्चे है वो मराठा समाज का एक अनरेस्ट है। मराठाओं का ये जो मोर्चा रस्तों पर आ रहा है वो अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो मांगे है वो पहली मांग ऐसी थी कि जो खोपरडी की जो घटना है वो उस घटना को आज लगभग 90 दिन पूरे होने के लिए 4 दिन बाकी है और आज तक अभी तक चार्जशीट फाइल होने का टाइम आया है और ऐसी हालत है कि ये जो आरोपी जो अटक हुए हैं उनको वो आधार पर अभी बेल भी मिल सकती है और सरकार अभी तक सीरियस नहीं है ये कोई भी मुद्दों पर। फार्मिंग का इशू हो या अलग जो भी हमारे परम मित्र ने जो भी अपने वक्तव्य में जो भाष्य किया वो सभी वक्त जो है उनके जो स्टेटमेंट्स है उनसे हम सहमत है, मगर ये जो हमारी डिमांड्स है, जो बेसिक डिमांड है, पहली डिमांड जो है वो एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव
ये जो खोपरडी के जो विशेष जो बदलाव? 3 आरोपी है उसमें से जो 3 आरोपी है उसमें से जो एक आरोपी है वो हिस्ट्री क्रिमिनल है। इसके पहले भी वो खून के आरोप में पकड़ा गया था और वो एट्रोसिटी कायदे के तहत उन्होंने वहां के जो लोग थे, अफेक्टेड लोग थे, उनको दबाव, एट्रोसिटी का कानून का दबाव दिखाकर वो उसमें से एस्केप होने की कोशिश कर रहे थे।